दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं करंट अफेयर के एक नए सेशन को लेकर हाजिर हूं। बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था कि सर प्लीज़ करंट अफेयर का स्पेशल सेशन आप स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों करंट अफेयर में हम लोग डेली करंट अफेयर नहीं, सबसे पहले टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला मैं आप सभी के समक्ष शुरू करना चाहता हूँ। और उसमें आज दोस्तों आज हम लोग का पहला लेक्चर है। तो आइए देखते हैं 15 अगस्त से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आपको जानने चाहिए। जैसे मैं पूछूं दोस्तों कि कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस था, बहुत आसान सा सवाल लेकिन कंफ्यूजन फिर भी रहता है। 2024 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या है, सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम क्या है, विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया, अतिथियों के कितने समूह बनाए गए, सरकार का फोकस किस पर था, कितने लोगों को इन निमंत्रण भेजा गया, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, जिनका जवाब मैं चाहता हूं कि आप सभी जानिए। ठीक है, तो 15 अगस्त से संबंधित स्पेशल ये वीडियो है, बहुत कम समय लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 10-12 मिनट में दोस्तों ये क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। तो थोड़ा समय निकालिए और सब कुछ जो है जान समझ लीजिए। पहला सवाल कि भारत इस बार अपनी कौन से नंबर की स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किस बात का दोस्तों, कंफ्यूजन इस बात का है कि 77वां मनाया जा रहा है या फिर 78वां मनाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है दोस्तों। तो वैसे मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, जो इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों, ये 78वां स्वतंत्रता दिवस से पहली बार याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा होता क्या दोस्तों, 1947 में देश को आजादी मिली थी, तो आजादी 87 में जरूर मिली, लेकिन वर्षगांठ आदमी कब मनाएगा, वर्षगांठ दोस्तों आदमी कब मनाएगा, वर्षगांठ दोस्तों तब मनाया जाता है जब एक वर्ष बीत जाता है। जब एक वर्ष क्या हो जाता है, बीत जाता है, तभी तो वर्षगांठ बनाता है। जैसे जिस दिन किसी का बर्थडे है, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, वो तो दोस्तों उसका शून्य दिन है, लेकिन जब अगले साल का वही दिन आता है तब दोस्तों कहा जाता है वही एक साल का हुआ। लोग 47 से काउंट करते हैं, हमें 47 से नहीं काउंट करना है, कहां से काउंट करना है, 48 से काउंट करना है। तब आपको पता चलेगा, अच्छा वहां से काउंट करेंगे दोस्तों, तब आपको पता चलेगा कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है ये किस नंबर का है दोस्तों, 78 नंबर का है, ये आप याद रखेंगे। आइए कुछ स्पेशल बातें इससे संबंधित जानिए। कंफ्यूजन आपका दूर हो गया ना, मैंने आपको क्या समझाया, जो पहला उत्सव था वो 47 में मनाया गया, आजादी का उत्सव, लेकिन उसकी वर्षगांठ दोस्तों कब मनाएगी, 48 से, तो आपको काउंट करना 48 से, ठीक है, और क्रमिक गणना करते हुए आना है। तब दोस्तों आपको पता चलेगा कि 2024 में 78वें नंबर का दोस्तों स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की दोस्तों थीम क्या रखी गई थी, इसका विषय वस्तु क्या था दोस्तों, करा एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, ये दोस्तों थीम नहीं था। अगर हम बात करें दोस्तों 2023 का, जैसे ये वाला था दोस्तों, जब आजादी का 75वां वर्ष दोस्तों पूरा हुआ था, 75वां वर्ष पूर्ण हुआ था, तब दोस्तों आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। 2023 में दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की जो थीम थी वो थी दोस्तों राष्ट्र सर्वप्रथम हमेशा सर्वप्रथम। ठीक है, तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, इसे इंग्लिश में क्या कहते थे दोस्तों, इसका इंग्लिश में नाम था दोस्तों नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, ये दोस्तों क्या थी, थीम थी। लेकिन 2024 की जो थीम है दोस्तों वो है विकसित भारत। क्या है दोस्तों, विकसित भारत थीम है, और हमें 78वें का बताना है, न कि 77वें का। तो जवाब क्या होगा दोस्तों, विकसित भारत। आगे बात समझ में, बहुत कॉमन सी बात बताया, यही सारी बात दोस्तों यहां भी लिखा हुआ जो अभी अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो विकसित भारत याद रखेगा। और एक चीज और याद रखेगा, भारत सरकार ने 2047 तक, 1947 में हमारे देश को आजादी मिली, 1947 में आजादी मिली, और 100 साल बाद, 100 वर्ष बाद दोस्तों क्या आएगा, 2047 आएगा। तो 2047 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम विकसित राष्ट्र में दोस्तों बदल जाएंगे। अगर आप राष्ट्र की बात कीजिए तो राष्ट्र की कुल 3 कैटेगरी होती है। सबसे ऊपर जो होता है दोस्तों वो होता है डेवलप्ड कंट्री, विकसित राष्ट्र। ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, सब दोस्तों विकसित में आते हैं। इसके बाद आता है डेवलपिंग को कहा जाता है विकासशील। अभी अगर 2024 की बात करें तो भारत दोस्तों किस प्रकार का राष्ट्र है, किस प्रकार के देश की दोस्तों गणना में आता है दोस्तों, तो यह विकसित नहीं है, यह विकासशील है। क्या दोस्तों, भारत क्या है, यह विकासशील राष्ट्र है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या है दोस्तों, विकासशील राष्ट्र। उसी तरह से हमसे भी छोटे छोटे देश हैं जो अविकसित हैं। क्या है दोस्तों, अविकसित, यानी जो डेवलप नहीं हुए दोस्तों उन्हें कहा जाता है अविकसित। तो भारत विकासशील है, भारत चाह रहा है कि 2047 तक हम विकसित वाली श्रेणी में आ जाए, ये आप ध्यान रखिएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता दिवस पर सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन है।
तो लोगों को लगता है सवाल इसलिए आया कि शायद मोदी जी जो है फहरा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। याद रखेंगे ये मोदी जी का थर्ड टर्म चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? यह मोदी जी का कौन सा टर्म है? तो यह मोदी जी का थर्ड टर्म चल रहा है, यानी 2 बार दोस्तों प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 2 बार अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इन लोगों का कार्यकाल कितने होता है दोस्तों? 5-5 साल का कार्यकाल होता है। तो 5-5 साल का दोस्तों कार्यकाल पूरा हो चुका है, और प्लस दोस्तों ये पहला साल और इंटर कर गए। इस प्रकार से दोस्तों अगर मोदी जी की बात करेंगे तो मोदी जी जो है ये 11वें बार दोस्तों तिरंगा फहरा रहे हैं। कितने बार? 11वें बार। इनसे भी ज्यादा बार दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया है। कुल कितने बार जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया है? कुल 17 बार। कितने बार दोस्तों? कुल 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया है। तो सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड किसके पास है? जवाहरलाल नेहरू के पास है। इंदिरा गांधी दोस्तों कितने बार तिरंगा फहरा चुकी हैं? तो यह 16 बार तिरंगा फहरा चुके हैं। मनमोहन सिंह जी कितने बार तिरंगा फहरा चुके हैं? तो दोस्तों ये 10 बार। ठीक है, 10वां मत कहिए, ठीक है, 10 बार। ठीक है, यहां लिखे दोस्तों यह 10 बार जो है तिरंगा फहरा चुके हैं। ठीक है, तो इनका मतलब इन्होंने 17 बार फहराया, तो यहां थोड़ा सा सही कर लीजिए, वहां लिखने का कोई मतलब नहीं, यहां बार लिख लीजिए। ठीक है, तो कितने बार दोस्तों तिरंगा हो गया, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये 16 बार। ठीक है, अच्छा एक सवाल और कभी कभी पूछा जाता है, क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो आज तक लाल किले से तिरंगा ही ना फहराया हो? अच्छा, ये तिरंगा फहराने वाली जो बात है ये स्पेशली 15 अगस्त की बात हो रही है। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से दोस्तों जो तिरंगा फहराया जाता है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। यदि आपसे कहा जाए कि ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जिनको तिरंगा फहराने का मौका नहीं मिला, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें 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 तिरंगा फहराने का मौका नहीं मिला, जिन्हें तिरंगा तिरंगा फहराने का मौका नहीं मिला। ठीक है, मौका ही दोस्तों नहीं मिला। वो कौन से व्यक्ति थे? तो आप सोचेंगे सर ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मौका ही नहीं मिला। हाँ, चंद्रशेखर जी का नाम आपने सुना था ना, चंद्रशेखर जी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद मत सोच लीजिएगा। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं करें, चंद्रशेखर जी भी दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्हें दोस्तों ये मौका नहीं मिला था। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखेगा। इसके अलावा ये पूछता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्हें केवल एक बार जो है तिरंगा फहराने का मौका मिला है? तो उसमें कई लोगों का नाम आता है, जैसे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का नाम आता है, जैसे इंद्र कुमार गुजराल का नाम आता है, जैसे एचडी देवगौड़ा का नाम आता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का नाम आता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम आता है। ये लोग दोस्तों ऐसे थे जिन्हें एक एक बार दोस्तों तिरंगा फहराने का मौका मिला। और किसे मौका नहीं मिला? तो चंद्रशेखर जी को मौका नहीं मिला। ठीक है, बाकी तो आप जान ही रहे किसे कितने बार मौका मिला, ये सभी बातें दोस्तों आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन ही दोस्तों क्यों चुना था आजादी के लिए? स्वतंत्रता दिवस की घोषणा के लिए 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, लोगों का दिमाग जा रहा होगा 26 जनवरी पर। नहीं, मैं आपको 26 जनवरी पर नहीं ले जा रहा हूं, मैं 15 अगस्त की बात कर रहा हूं। 26 जनवरी के लिए तो अपनी बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, वो तो है कि 26 जनवरी को इसीलिए चुना गया, लेकिन अगर हम 15 अगस्त की बात करें कि 15 अगस्त को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और जो 15 अगस्त है दोस्तों इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि 14 अगस्त को हमसे ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान को आजाद किया गया था, और 15 को जो है भारत को आजाद किया गया। ठीक है, 12 बजे रात के बाद ही घोषणा हो गया था। ठीक है, कि 12 बजे के बाद दोस्तों ये भारत आजाद हो गया। तो 15 तारीख जब लगी दोस्तों, उसी समय भारत को आजादी मिल गई थी 1947 में। मुद्दा है कि 15 ही क्यों? 16 हो गया होता, 17 हो गया होता, 20 हो गया होता। इसका कारण था आपके सामने दे रहा है, क्योंकि इसी दिन बर्लिन में, यहां दिन लिखना चाहिए, इसी दिन, क्योंकि इसी दिन बर्लिन कहां दोस्तों? बर्लिन जर्मनी में। कहां दोस्तों? जर्मनी में राजधानी है। करा इसी दिन बर्लिन में नाजी हुकूमत समाप्त हुई थी। अंग्रेजों को कहा लेना देना है नाजी हुकूमत से? ठीक है, इससे इनका कोई लेना देना हुआ नहीं था, इसलिए ये जवाब नहीं है। करा क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में लिया था। नहीं, सीरिया को अपने कब्जे में लेना न लेना। ठीक है, सीरिया की राजधानी कहां भैया? दमिश्क है। सीरिया की राजधानी कहां दोस्तों? दमिश्क, ये राजधानी। ठीक है, दमिश्क, इसको याद रखेंगे। अगला कह रहा है क्योंकि इस दिन यूके ने लेबनान को अपने कब्जे में लिया था। सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, ये सब दोस्तों आसपास, फिलिस्तीन, ये सब दोस्तों आसपास के देश हैं। ठीक है, क्योंकि इसी दिन दोस्तों जापान के सहयोगी बलों ने आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। 15 अगस्त के दिन ही दोस्तों जापान के सहयोगियों ने आत्मसमर्पण किया था। इसी वजह से दोस्तों, अच्छा इस बार उनका दूसरा सालगिरह था, इसी वजह से दोस्तों इस 15 अगस्त का दिन चुना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जब पढ़ेंगे, थोड़ा शोध करेंगे, जुड़े रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको नई नई मिलेंगी जो आप जान पाएंगे। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पेरिस ओलंपिक एथलीटों को विशेष अतिथि के रूप में दोस्तों आमंत्रित किया गया?
हम कर रहे हैं कि ये पूछने से अच्छा ये पूछ दे कि इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ 2024 में, इस पेरिस ओलंपिक में कुल कितने एथलीटों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि यहां पर दोस्तों सभी एथलीटों को दोस्तों बुला लिया गया है। कुल हिस्सा लेने वाले एथलीटों की संख्या कितनी थी? 117 थी। कितनी थी? 117। जिस किसी बच्चे को ये पता होगा कि 117 एथलीट भारत से जो है खेलने के लिए गए थे, वो इसका जवाब दे पाएंगे। अच्छा, 117 गए थे तो कितनों ने दोस्तों क्या जीता? ठीक है, कितनों ने जीत हासिल किया? तो याद रखेंगे, एक दोस्तों सिल्वर मेडल मिला है, एक सिल्वर मेडल मिला है, और 5 जो दोस्तों वो ब्रॉन्ज मिला है। क्या मिला दोस्तों? ब्रॉन्ज। सिल्वर को कहते हैं रजत पदक यानी चांदी, ठीक है, और ब्रॉन्ज को कहते हैं दोस्तों कांस्य, ठीक है, कांस्य पदक। तो कुल मिला के दोस्तों देखेंगे तो 6 पदक दोस्तों भारत जीता है। कितने पदक जीता है? 6 पदक। ये सब पदक जीतकर दोस्तों भारत का स्थान कितना है? तो भारत जो है 71वां स्थान है पूरे ओलंपिक की सूची में। दोस्तों भारत का स्थान कौन सा है? 71वां स्थान है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप कभी स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर आइए, करंट अफेयर पढ़िए, एक बार मौका दीजिए पढ़ने का। इतना बेहतरीन करंट अफेयर अपडेट किया गया है कि आपको क्या ही कहना, ठीक है। आइए कुछ और चीजें जानिए। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि कुल एथलीट कितने थे दोस्तों? 117। 117 में से एक को कर दो साइड, इसी 17 को पलट देंगे तो भारत का स्थान निकल कर आ जाएगा दोस्तों 71वां स्थान, ठीक है। 117 हमने क्या कहा? 117 में से एक को कर दीजिए आउट, और ये जो 17 है इसी को उल्टा कर देंगे तो 71वां स्थान हो जाएगा। कितने पदक दोस्तों भारत ने जीते हैं? तो कुल 6 पदक दोस्तों इस बार 2024 के पेरिस ओलंपिक में दोस्तों भारत ने जीते हैं। कितना रजत पदक जीता गया दोस्तों? तो एक ही रजत पदक जीता गया, वो भी किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था, जिन्होंने पिछली बार जो है दोस्तों जेवलिन थ्रो में गोल्ड पदक जीता था। इस बार दोस्तों चूक गए। पाकिस्तान का एक खिलाड़ी था दोस्तों, वो जो है आगे निकल गया, इसलिए नीरज जी को क्या मिला? यहां पर सिल्वर मेडल मिला। और कितने कांस्य पदक? तो कुल 5 कांस्य पदक जीता गया। इसमें विशेष रूप से मनु भाकर का नाम याद रखेंगे। क्यों याद रखना है? क्यों याद रखना? उसके पीछे रीजन है कि मनु भाकर ने दोस्तों एक कांस्य पदक तो जीता था, एक कांस्य पदक मिश्रित जोड़ी जो खेलती, युगल जोड़ी जिसे हम कहते हैं, जिसमें 2 लोग मिलकर खेलते हैं, तो यहां पर दोस्तों सबरजोत सिंह के साथ मिलकर खेल रही थी, तो दूसरा पदक, यानी मनु भाकर ने दोस्तों भारत के लिए 2-2 पदक जीतने में मदद किया। इसलिए थोड़ा सा उनका नाम विशेष रूप से याद रखेगा। बाकी हॉकी टीम दोस्तों ये भी इस बार ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। अमन सहरावत भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, और स्वप्निल कुसाले ये भी दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। ये आप याद रखेंगे। अच्छा, कुल कितने खेल खेले गए पूरे ओलंपिक के दौरान? तो कुल 32 खेल खेले गए। एक सवाल और आता है, प्रतिस्पर्धा। कितनी प्रतिस्पर्धाएं या कितनी विधाएं शामिल थी दोस्तों? तो 32 खेल की कुल 48 विधाएं दोस्तों शामिल थी। यह भी आप याद रखेंगे। यह बड़ा मजेदार पॉइंट है। ये कम से कम इतनी चीजें तो आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो कहीं ना कहीं कमी आपकी है। अगला सवाल दे रहा है कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अतिथियों को कितने समूहों में बांटा गया है? ठीक है, देखिए बहुत सारे अतिथि बुलाए गए, ठीक है, बहुत सारे अतिथि बुलाए गए, तो उनको दोस्तों कितने समूहों में बांट के रखा गया? उनको दोस्तों कुल 11 समूह में बांटा गया। कितना? 11 समूह में। हमेशा याद रखेगा, मिनिमम चंदा आदमी कितना देता है? अगर कहीं कुछ देना लेना होता है आपको तो कितने की पर्ची? 11 रुपया। अगर नहीं रहता जेब में तो 11 रुपया तो दे ही दो, इससे नीचे ठीक नहीं है ना। तो 11 याद रखेगा भाई, कुछ तो ट्रिक बनाना पड़ेगा, नहीं तो भाई इस छोटे से दिमाग में कितना चीज लोड करें बताइए। तो 11 समूह में दोस्तों इन अतिथियों को रखा गया था। कहां कहां से, किस किस फील्ड से दोस्तों अतिथि आए थे, कितने कितने लोग आए थे, जरा उसका डेटा भी आप देख सकते हैं। और इस बार दोस्तों मजेदार चीज ये रहा कि मोदी सरकार ने जो है दोस्तों लगभग हर तबके का दोस्तों ध्यान दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखिए देश की आजादी अगर देश के लिए हो और देश के लोगों के साथ हो, उसका मजा अलग होता है। हर बार क्या होता था, विदेशी मेहमानों को बुलाया जाता था, उनके जो है आओ भगत में सब कुछ किया जाता था। इस बार दोस्तों जो है पासा पलट गया और कुछ नया किया गया देश में, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये जो पहल है ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इससे लोगों के मन में क्या जाता है, एक पॉजिटिव विचार जाता है कि नहीं सरकार जो है हमारे लिए कुछ कर रही है। जिन्हें बुलाया गया होगा उनको सोचिए कितनी खुशी मिल रही होगी कि भारत सरकार के तरफ से हमें जो ई निमंत्रण भेजा गया या बुलाया गया शामिल होने के लिए, और हर तबके का दोस्तों ध्यान रखा गया। यहाँ पर दोस्तों कृषि और किसान कल्याण से जुड़े हुए जितने लोग थे उनमें 1000 लोगों को दोस्तों बुलाया गया। इसी तरह से युवा मामले से जुड़े हुए जो लोग थे उनमें 600 लोगों को बुलाया गया। खेल विभाग से जुड़े हुए 150 लोगों को बुलाया गया। महिला और बाल विकास विभाग से
जुड़े हुए 300 लोगों को बुलाया गया। पंचायती राज और ग्रामीण विकास से संबंधित जो लोग थे उनको भी दोस्तों शामिल किया गया। इसी तरह से जनजाति मामले के 350 लोगों को आमंत्रित किया गया। स्कूल शिक्षा और साक्षरता से संबंधित लगभग 200 अतिथियों को शामिल किया गया। सीमा सड़क संगठन, जिसे जानते हैं ना, बॉर्डर वगैरह पे दोस्तों रोड ही बनाती है, ठीक है। और इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के जो थे वहां से भी 200 अतिथियों को बुलाया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से भी लोगों को बुलाया गया। नीति आयोग में जो लोग काम कर रहे थे उन्हें भी बुलाया गया। तो आप देख रहे हैं लगभग हर डिपार्टमेंट, हर एक फील्ड से दोस्तों लोगों को न्योता भेजा गया। और ये बहुत अच्छी बात है। कुल कितने समूह थे अतिथियों के? तो कुल 11 समूह थे, इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार का फोकस दोस्तों किस पर था? तो क्या आजादी पर था? नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए भारत पर भी नहीं दोस्तों, युवा पर नहीं, यहां पर भारत सरकार का फोकस किस पर था दोस्तों? ज्ञान पर फोकस था। किस पर था फोकस दोस्तों? ज्ञान पर था। इस ज्ञान का दोस्तों अपना एक फुल फॉर्म भी है, ठीक है। इसमें दोस्तों युवाओं को शामिल किया गया, इसमें दोस्तों महिलाओं को शामिल किया गया, इसमें दोस्तों अन्य तबके के लोगों को भी, किसान अन्नदाता को भी शामिल किया गया। तो ये मैं बताना चाहता हूं, यानी देखिए जी फॉर क्या हो गया दोस्तों? जी फॉर गरीब, गरीब को शामिल किया गया। वाई मींस क्या हो जाता है? युवा को शामिल किया गया। ये मतलब अन्नदाता यानी किसान को शामिल किया गया। और एन मतलब नारी यानी महिला को शामिल किया गया, ठीक है। तो ये दोस्तों ज्ञान हो गया। हो सकता है परीक्षा में दोस्तों इस ज्ञान के बारे में आपसे पूछ दे, आजकल ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे इस समय दोस्तों आईपीसी जो चेंज हुआ, जो पहले इंडियन पेनल कोड कहा जाता था, भारतीय दंड संहिता जिसे कहा जाता था, वो चेंज हो गया, भारतीय न्याय संहिता आ गया, बीएनएस। अब जो इंडियन पेनल कोड, अब जो आईपीसी है दोस्तों, अब उसे किस नाम से जाना जाएगा? भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस के नाम से जाना जाएगा। उसी तरह से ज्ञान है, बी माने भारतीय, एन मीन्स न्याय और यस मीन्स संहिता। उसी तरह से ज्ञान है, जी से हो गया गरीब, वाई से हो गया युवा, ठीक है, और ए से हो गया अन्नदाता और एन से हो गया नारी, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो ये दोस्तों एक तरह से थीम थी और मोदी जी ने इसके बारे में बताया भी। और विकसित भारत के इन्हें 4 स्तंभ का दर्जा दिया गया, ठीक है भी दोस्तों। अगर हम किसी देश की बात करें, उन देश में दोस्तों इन 4 तबके पर अगर कोई भी सरकार अपना ध्यान दे दे तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। आप देखिए किसको ध्यान में रखना है? महिलाओं को ध्यान रखने की जरूरत है ना, युवाओं को ध्यान रखने की जरूरत है, गरीबों को ध्यान रखने की जरूरत है, और जो हमारे अन्नदाता हैं भैया वो तो पूजनीय है। इसमें से देखिए 2 लोग पूजनीय है। कौन कौन दोस्तों? एक तो अन्नदाता पूजनीय है, एक नारी पूजनीय है। देखिए नारी इसलिए पूजनीय है क्योंकि वहीं से हमारा आपका जन्म होता है। यदि हम उसे ही इज्जत नहीं दे पाएंगे तो ये थोड़ा सा गलत है। और कहीं भी दोस्तों अगर नारी या महिला वर्ग के साथ कहीं दुराचार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो इस पे हम सभी को शर्मिंदा होना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि आगे हम ऐसा क्या करें कि इस तरह की दरिंदगी ना हो हमारे यहाँ। उसके लिए चाहे कानून मजबूत करना हो, चाहे नियम बदलना हो, जो भी करना हो वो सरकार को तुरंत करना चाहिए, ठीक है। तो नारी सबसे पहले है, फिर अन्नदाता है। भाई माता ने जन्म दे दिया, दूसरा काम है पेट कौन भरेगा? पेट भरता अन्नदाता। आप हमेशा दोस्तों अपने अन्नदाता को पूछते रहिए, क्योंकि अगर अन्न उगना बंद हो जाए या उगाने वाले उगाना बंद कर दें तो फिर कुछ बचेगा नहीं। फिर क्या है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों युवा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो कि सरकार नहीं ध्यान दे रही। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है युवाओं में दोस्तों। रोष बहुत है, ठीक है। और रोष किस चीज को लेकर के है? रोजगार को लेकर के। देखिए मैं ये नहीं कहता कि सरकार सभी को रोजगार दे देगी, ये तो संभव नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी में लगे हैं, सभी को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि रोजगार नहीं दिया जा सकता। रोजगार दिया जा सकता है जितना जरूरत है। जहां सरकार को लगता है कि नहीं ये विभाग में सीटें खाली हैं, सरकार को त्वरित रूप से काम करके उन सीटों को भरना चाहिए। जिस तरह से कभी इलेक्शन होता है तो उसका टाइम फिक्स होता है ना कि भाई इतने से इतने दिन में इलेक्शन होगा, इतने से इतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा। देश को चलाने के लिए जल्दी है और युवाओं के लिए कोई जल्दी नहीं। सरकार को कैलेंडर जारी करने की जरूरत है। एक फिक्स टाइम पर वैकेंसी आए, उस वैकेंसी का एग्जाम हो, उसका रिजल्ट आए और उसकी नियुक्ति हो। देखिए वैकेंसी आना बड़ी बात नहीं है। सरकार आज खड़ी हो, आज अनाउंसमेंट कर दे, खूब वैकेंसी आ गई, नहीं भाई, ये नहीं, वैकेंसी नहीं चाहिए, फाइनल चाहिए। फाइनल आने के बाद कितना समय प्रोसेस में लग रहा है यह भी बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ, तो ये बहुत जरूरी दोस्तों। इसलिए युवा जरूरी है और अंतिम में दोस्तों गरीबी को मिटाना यह भी जरूरी है। और गरीबी मिटाने के लिए दोस्तों फ्री में नहीं, मैं देखता हूं कई बार बहुत सारी राज्य सरकार क्या करते हैं, गरीबों के लिए तमाम फ्री में योजनाएं चलाते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, फ्री में योजना चलाकर आप कितने दिन तक गरीबों का पेट भरते रहेंगे? और जो गरीब हैं उन्हें भी यह सोचने की जरूरत है कि कितने दिन हम मुफ्त की चीजें खाते रहें। सरकार को गरीबी मिटाने के लिए फ्री में कुछ देने की जरूरत नहीं है,
बदले में सरकार क्या करे, उनके लिए ऐसा रोजगार पैदा करे कि वह खुद से कमा सके, ताकि सरकार को फ्री में जीवन भर न देना पड़े। स्टैंड करे सरकार, ठीक है, उस पर दोस्तों फोकस करने की जरूरत है। खैर आप सभी जानते हैं। और चलिए, ये दोस्तों 4 स्तंभ दोस्तों इन्हें कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को दोस्तों ई निमंत्रण भेजा गया, ये बताइए। ई निमंत्रण मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? अब ऐसे देखिए, एकदम जो है फैक्स नहीं किया जा रहा। ई निमंत्रण मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक निमंत्रण। आप भी देखते हैं, कभी बर्थडे होता है, आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है, आप भी व्हाट्सएप पे लोगों को निमंत्रण भेज देते हैं। इसी तरह से दोस्तों ई निमंत्रण शेयर किया गया। और कितने लोगों को? क्या 15,000 लोगों को नहीं, 18,000 लोगों को दोस्तों ये निमंत्रण भेजा गया था। तो यहां पर आप याद रखें, कितने लोगों को सरकार ने ई निमंत्रण भेजा है, तो कुल 18,000 लोगों को दोस्तों ई निमंत्रण भेजा गया। ये आप याद रखेंगे, यहां पर दिया भी गया है और सभी को जो है शामिल होने का मौका भी मिला। 78वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कितने अलग अलग श्रेणियों के लोगों को बुलाया गया? ये दोस्तों बड़ा जो है खतरनाक सवाल है, आप समझिएगा। अगर बात आए दोस्तों ई निमंत्रण की, अगर बात आए दोस्तों ई निमंत्रण की, तो आपने पढ़ा ई निमंत्रण कितने को भेजा गया? लगभग 18,000 लोगों को दोस्तों ई निमंत्रण भेजा गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं विशेष अतिथि की, अगर मैं बात करूं विशेष अतिथि की, तो इस विशेष अतिथियों को कितने समूह में रखा गया? बात समझिएगा। अगर समूह की बात करेगा तब दोस्तों आपने पढ़ा कि विशेष अतिथियों को कुल 11 समूह में रखा गया। कितने समूह में दोस्तों? कुल 11 समूह दोस्तों बनाया गया था, जिसमें दोस्तों इन विशेष अतिथियों को रखा गया। यहां पर सवाल दोस्तों थोड़ा सा अलग पूछ रहा है, और क्या दे रहा है सवाल, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सवाल दोस्तों यहां पर पूछ रहा है कि कितने अलग अलग श्रेणियों के लोगों को बुलाया गया। मेहमान बुलाने के बाद श्रेणी में रखना ये अलग बात है, और कितने श्रेणी में बुलाया गया, तो 24 श्रेणी के लोगों को बुलाया गया और अपने हालांकि 11 श्रेणी में उन्हें रख दिया गया। कितना श्रेणी दोस्तों? यहां पर कंफ्यूज ना होइएगा, यहां हो जाएगा 24 श्रेणी, ठीक है। 24 श्रेणियों के लोगों को बुलाया गया था और उन्हें 11 श्रेणी में बांटकर दोस्तों अलग अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया। ये दोस्तों कहने का मतलब है, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, परीक्षा में आता तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। करा लाल किले में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए लगभग 6,000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया। अच्छा, ये 6,000 अलग हैं, जो 18,000 लोगों को ई निमंत्रण भेजा गया था वो अलग था। इन्हें 24 अलग अलग श्रेणियों में बुलाया गया था, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्र में अलग अलग तरीके से दोस्तों अपना योगदान दिया था, ठीक है। करा प्रसिद्ध उद्धरण है दोस्तों, और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो सबसे पहली बार जब हमें आजादी मिला था तब दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों आपको पता होगा इनके बारे में, ठीक है, इन्होंने ही दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव वगैरह भी प्रस्तुत किया था पहले ही संविधान सभा में। अच्छा, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो चुना गया था, सबसे वरिष्ठ मेंबर थे उस समय संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है, सबसे पहले उन्हें चुना गया था, ठीक है। उनके बाद दोस्तों ठीक है, उन्हें चुना गया 9 दिसंबर 1946 को उनका चुनाव हुआ था। उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, सर्वसम्मति से क्या चुन लिया गया? संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर उसके 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आजादी के बाद दोस्तों नेहरू जी ने इसी जो है टाइटल से दोस्तों क्या किया? लोगों को संबोधित किया था, इसलिए दोस्तों उसे इस नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, थोड़ा सा लीक से हटकर ये बात है, हो सकता है किसी को ना पता हो तो आदमी गलत जवाब दे दे, ठीक है। तो फिलहाल एक छोटा सा हमारा सेशन था ये, और आगे हम कोशिश करेंगे दोस्तों टॉपिक वाइज। अगर आप करंट अफेयर सीरीज से जुड़ेंगे तो करंट अफेयर में दोस्तों आपको स्टडी 91 के पोर्टल पर डेली करंट अफेयर भी मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर भी मिल जाएगा, सबका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी मिल जाएगा। कुल 30 टॉपिक, अलग अलग टॉपिक, जैसे आपकी इच्छा करती है सर हम केवल नेशनल न्यूज पढ़ना चाहते हैं, आइए पढ़िए। किसी को लगता है सर हम खाली बैंकिंग के सवाल देखना चाहते हैं, आइए वो भी पढ़िए, ठीक है। स्पेशल खाली बैंकिंग, खाली पॉलिटिक्स के सवाल, केवल अपॉइंटमेंट के सवाल, केवल रैंक एंड इंडेक्स के सवाल, केवल बुक एंड आर्थर के सवाल, इसी तरह से दोस्तों 29-30 कैटेगरी आपको यहां मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप चाहें तो स्टेट वाइज या प्रीलिम्स फैक्ट के आधार पर भी दोस्तों करंट अफेयर पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप चाहे कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ते हो, बट मैं कह रहा हूं आप एक मौका दीजिए स्टडी 91 को,
एक बार ताक झाक तो कर ही सकते हैं नितिन सर के कहने पर। तो एक बार दोस्तों आइए देखिए, फिर जो है आप आगे डिसाइड कीजिएगा कि पढ़ने लायक है या नहीं। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत कम समय में रिवाइज करने के लिए वन लाइनर करंट अफेयर भी दिया गया है, तो आप एक बार आइए पढ़िए, मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ। सिर्फ एक बार आ जाइए, झांकने बस आ जाइए, मेरे कहने से आपको अच्छा जरूर लगेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।